देखिए, जैसे आप सभी ने या बहुत से जनों ने केपी स्टार वन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया हुआ है। तो जब आप केपी स्टार वन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं, वैसे तो अगर तो जो इसके ऑनर है या जो इनकी टीम है, वो यदि आपके लैपटॉप या सिस्टम में सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं तो वो कुछ सेटिंग्स जो हैं कर देते हैं। जैसे जब हम ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाता है तो उसके बाद प्रेफरेंसेस में जाकर, तो मैं जैसे लुधियाना शहर का रहने वाला हूँ, तो लुधियाना शहर मेरा जो है वो यहाँ पर कर देते हैं। तो आप भी अपने अपने हिसाब से जो आपका शहर है वो, और कई बार जो पिछला चार्ट हमने यूज़ किया उसको, लेकिन मैं हमेशा करंट चार्ट है बोले रखता हूँ यहाँ पर। और इसके अलावा होरारी क्वेश्चन रेंज जो है 1 से लेकर 249, ये हम लेते हैं। डिस्प्ले ऑफ प्लैनेट कस्प डिग्री इन चार्ट जो है डिग्री, मिनट और सेकंड्स तक, ये सही रहता है। बाकी किसी सेटिंग्स को छेड़ने की ज़रूरत नहीं। या फिर यहाँ पर अगर मान लो सेटिंग छिड़ी भी हुई है तो विद इन ऑर्बिट प्लानिटरी आस्पेक्ट टू कस्प, प्लानिटरी आस्पेक्ट टू प्लैनेट विद इन केपी ऑर्बिट, तो इस तरह से इसको हम कर सकते हैं। नॉर्थ इंडियंस नेम या साउथ इंडियन नेम उस तरह से कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे हाईलाइटेड कलर, ये जैसे चेंज करना है, जो भी है चेंज कर सकते हैं। जैसे मैजेंटा कर लिया। अब यहाँ पे जो भी नाम है, एड्रेस, नाम, फ़ोन नंबर, मेल आईडी, जो भी है हम कर सकते हैं। सेव एंड एग्ज़िट कर सकते हैं। तो प्रेफरेंसेस जो हैं वो सेव हो चुकी हैं। उसके बाद ऑप्शन जो है कैलकुलेशन ऑप्शंस, ऑल चार्ट सेटिंग्स, तो ये तो वैसे पूरा जो है ये सेटअप होता है। प्लेसिडस सिस्टम, केपी न्यूएंशो, ये ऑलरेडी सेटअप होता है, यहाँ पर कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं होती। तो यदि यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो नहीं चाहते तो एक्सक्लूड कर सकते हैं, लेकिन हम देखते हैं इसलिए मैं तो इसको रखता हूँ। और लोकेशन फॉर होरारी और ट्रांजिट चार्ट जो है माई लोकेशन, हमेशा माई लोकेशन आता है, तो ये यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके बाद सेव फॉर ऑल चार्ट्स करते हैं। अब यहाँ पर चार्ट किस प्रकार से बनाते हैं, क्रिएट न्यू चार्ट आपको मालूम है। उसके बाद व्यू हॉरोस्कोप में यदि हम जाते हैं तो यहाँ पे केपी सिग्निफिकेटर्स, यानी कि अगर इसको हम खोलते हैं तो प्लैनेट सिग्निफाइड बाय द हाउसेस, 1 से लेकर 12 भावों के, जैसे डी लॉर्ड ऑफ द हाउस, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड, और उसके अलावा मतलब ए बी सी डी, और इसके अलावा जो स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। और इसके अलावा सभी ग्रहों के, जैसे किस राशि, किस नक्षत्र, किस उप नक्षत्र में कौन से हाउसेस को सिग्निफाई कर रहे हैं, आस्पेक्टेड बाय कौन से जो प्लैनेट हैं और किन को वो आस्पेक्ट दे रहे हैं, तो ये। और यहाँ पर राहु जो रिप्रेजेंट कर रहा है कौन से हाउसेस को, कौन से प्लैनेट्स को, केतु जो रिप्रेजेंट कर रहा है कौन से हाउसेस को, कौन से प्लैनेट को, ये पूरा दिया हुआ है। इसमें आप केपी सिग्निफिकेटर, और यहाँ पर ही प्लैनेट्स के राशि, डिग्री और ये सारी जो जानकारी है, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा व्यू हॉरोस्कोप में 4 स्टेप सिग्निफिकेटर, जो आपको मालूम है जब हम खोलते हैं इस प्रकार से। उसके बाद जो नाड़ी सिग्निफिकेटर इसको बोलते हैं, ग्रह, नक्षत्र, उप नक्षत्र का जो इक्वेशन है वो हमें यहाँ पर पता चलता है। ग्रह, नक्षत्र, उप नक्षत्र, जो लोग अब उप नक्षत्र को भी यूज़ करते हैं तो उनके लिए भी ये है यहाँ पर। इसके अलावा विंशोत्तरी दशा नेविगेटर जो है, जैसे हम जो दशा वगैरह देखते हैं कौन सी चल रही है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, इस तरह से। उसके बाद जो है वेस्टर्न आस्पेक्ट, जो प्लैनेट टू प्लैनेट या प्लैनेट टू कस्प, यानी कि अच्छा बुरा आस्पेक्ट जो है हम देखते हैं उसमें।
इसके अलावा चार्ट क्लासिक भाव चलित, जिसमें आपको कई बार ये चार्ट मैंने खोला है, जिसमें पूरी जानकारी जो है हमें एक तो मिलती है और सिग्निफिकेटर्स भी पता चलते हैं। यहाँ पर साउथ इंडियन चार्ट है, भाव चलित चार्ट है, राशि चार्ट है। नटल चार्ट यानी जन्म के समय के जिस जो है रूलिंग ग्रह और जो ट्रांजिट के समय के, तो ये तो क्योंकि टाइम चार्ट लिया गया था तो दोनों लगभग ये सेम ही आएंगे। और यहाँ पे ग्रहों का ये पूरा डिटेल दिया हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं, राशि, डिग्री, राशि, नक्षत्र, उपनक्षत्र, उपनक्षत्र और इन शॉर्ट सिग्निफिकेटर हैं। फिर किस भाव के स्वामी हैं, किस भाव के ऑक्यूपेंट हैं, किस 1 से 12 भावों में किस भाव के उपनक्षत्र या नक्षत्र स्वामी हैं, कंजंक्शन, आस्पेक्ट बाय और कहाँ पर दृष्टि दे रहे हैं ग्रहों या भावों के ऊपर, वो भी यहाँ पे आ रहा है। 1 से 12 भावों के इसी प्रकार से यदि हम देखते हैं तो ये ABCD लेवल के यहाँ पे इकट्ठे सिग्निफिकेटर दिए हैं और यहाँ पर A लेवल, B लेवल, C लेवल, D लेवल और आस्पेक्टेड बाय इस तरह से दिया है। और ट्रांजिट भी यहाँ पर दिया है। और यहाँ पर जो हमारा हम नाड़ी टेबल देखते हैं तो यहाँ पे ये है कि ग्रह, उसके सिग्निफिकेटर, नक्षत्र, उपनक्षत्र, उपनक्षत्र, इस तरह से ये पूरा कंप्लीट दिया है। और इन शॉर्ट में यहाँ पर दशा भी दी गई है। तो क्लासिक में इस तरह से है। बाकी क्लासिक में अलग अलग तरह के हैं, वो आप सभी देख सकते हैं। क्या जो लोग साउथ का देखना चाहते हैं या जो ईस्ट के लोग हैं वो देख सकते हैं किस तरह से। और नॉर्थ के लिए ये सुविधाएं हैं, नॉर्थ विद KP सिग्निफिकेटर, नॉर्थ विद नवमांशा, नॉर्थ विद कंबाइन। तो हम नॉर्थ विद कंबाइन ज़्यादा यूज़ करते हैं। नहीं तो नॉर्थ विद KP सिग्निफिकेटर देखना है तो इसमें भी आपको, यदि आप देखेंगे 1 से 12 भाव जो है राशि, नक्षत्र, उपनक्षत्र, उपनक्षत्र और ग्रहों का, और ये सिग्निफिकेटर, और नीचे इस प्रकार से दशा दी हुई है। और यदि हम चार्ट नॉर्थ विद नवमांशा कुंडली करेंगे तो यहाँ पे ये नवांश कुंडली और लगन कुंडली और इस तरह से भाव, ग्रह और ये दशाएं। और यदि हम चार्ट नॉर्थ विद कंबाइन सिग्निफिकेटर करते हैं तो यहाँ पे लगन कुंडली, साउथ चार्ट, और यहाँ पे ये भी है कि जैसे शनि और चंद्र इकट्ठे हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं शनि की डिग्री, चंद्र की डिग्री किस हिसाब से, मतलब क्या कंजंक्शन वाली, तो यहाँ से डिग्री वगैरह देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो है दशा और ग्रह और भावों, तो ग्रहों के इन शॉर्ट सिग्निफिकेटर हैं, भावों के ABCD लेवल के सिग्निफिकेटर हैं, राहु केतु क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरह से ये यहाँ पर चार्ट नॉर्थ विद जो है दिया गया है। फिर चार्ट साउथ ट्रांजिट एंड कंबाइंड सिग्निफिकेटर, चार्ट साउथ नवांशा, चार्ट साउथ भावचलित, चार्ट ईस्टर्न एंड कंबाइंड सिग्निफिकेटर। तो ईस्ट में जिस तरह से चार्ट यूज़ होता है ये उनका अलग तरीका है। हम नॉर्थ यूज़ करते हैं चार्ट नॉर्थ विद कंबाइंड सिग्निफिकेटर। उसके बाद यूटिलिटीज़ में जाते हैं तो जिस समय भी मान लो जिसका हमने जन्म चार्ट लिया है, जैसे फ़र्ज़ कर लीजिए कि हमने किसी का भी जैसे यहाँ पे जैसे चार्ट लिया, तो अब ये यूटिलिटीज़ में हमें जैसे हमने ये देखा कि लगन क्या चल रहा है, करक लगन चल रहा है, चंद्र शनि चंद्र, चंद्र शनि चंद्र शनि, ये जो है लगन के को रूलिंग है। और यूटिलिटीज़ में जब हम मॉडिफाइड बर्थ इसमें जाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि चंद्र शनि या उपनक्षत्र कितनी देर बाद बदल रहा है। तो यहाँ पे जैसे इन बिटवीन है 10:57 और उसके बाद जाके उपनक्षत्र बदलता है पूरे 11 बजे। तो इससे हमें पता चलता है कि बॉर्डर लाइन पे तो नहीं उपनक्षत्र बदल रहा या नक्षत्र बदल रहा या राशि बदल रही। तो ये हमें यहाँ से भी पता चलता है। और इसके अलावा यूटिलिटीज़ में ऑल साइन स्टार सब लॉर्ड जो हम टेबल लेते हैं उसके संबंध में, जैसा कि हम ट्रांजिट वगैरह देखते हैं तो अब जैसे ये हर ग्रह जिस राशि नक्षत्र में है तो ऑल प्लैनेट्स राशि स्टार चेंजेस मतलब कब बदल रहे हैं। यदि हम सब लॉर्ड पिक करते हैं तो वो उस हिसाब से आता है, जैसा कि आपको मालूम है। ये मैंने कई उदाहरणों में भी इस तरह लिया है।
ऑल प्लैनेट्स एट इंटरवल्स पे जब हम करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो हर ग्रह है, जैसे ये हर तारीख को, तो इनमें जो राशि नक्षत्र उप नक्षत्र इस तरह से, और कस्प एट इंटरवल यानी कि जितने समय जो कस्प जो चल रहा है, जैसे यदि हम देखें तो 15 जुलाई 2022 जो है सुबह के 9:15 पर इस तरह से सूर्य की राशि, तो अभी जैसे समय हुआ है 9:20 रात्रि, तो 9:20 रात्रि का यदि हमने देखना है तो हम स्क्रॉल डाउन करके, तो उसमें काफ़ी ये, या फिर यहाँ हम सीधे भर सकते हैं, जैसे हमने तो यहाँ पर हमें इंटरवल्स जो पता लगते हैं लगन के किस प्रकार से हैं। इसके अलावा नटल साइन स्टार सब प्राणा 5 लेवल तक हम ये देख सकते हैं कि जन्म के समय के, और इसके अलावा यहाँ पर ट्रांजिट के भी इसी प्रकार से देख सकते हैं। होरारी नंबर की जो लिस्ट है 1 से 249, हर नंबर पर कौन सा राशि नक्षत्र उप नक्षत्र शुरू होता है वो हम इस लिस्ट से देख सकते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन दिया 1 से 249, 1 से 2193, सूक्ष्मा प्राणा, हम सिर्फ 1 से 249 यूज़ करते हैं। तो ये पूरा यहाँ पे ये लिस्ट दी गई है कि जैसे किसी ने 232 नंबर होरारी नंबर बोला तो गुरु राशि, शनि नक्षत्र, शनि उप नक्षत्र इस प्रकार से आएगा। तो इसी प्रकार से आगे हाउस रोटेशन जो हम होरारी के समय लेते हैं, पंचांग एंड केपी एफिमरीज, जो हमें ये पता चलता है कि कौन सा ग्रह कब वक्री मार्गी, तो यहाँ पे महीना, साल, तो किसी भी वर्ष का आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मान लो किसी तारीख को, जैसे आज 15 जुलाई है तो 15 जुलाई के आगे मैं जो है राइट क्लिक करता हूँ, तो राइट क्लिक में ये पंचांग डिटेल्स पता चलती हैं कि 15 जुलाई लुधियाना, जैसे मैं लुधियाना में हूँ, तो जो है सूर्योदय 5:33 और सूर्यास्त शाम के 7:31 और एयांशमा तिथि जो है द्वितीया कृष्ण पक्षा। तो इस तरह से पूरा जो है, मतलब कि तिथि जो द्वितीय है कृष्ण पक्ष अप टू 15 जुलाई 2022 4:39 तक। और शुक्रवार श्रवण नक्षत्र में चंद्रमा, और ये अब कितने बजे तक रहेगा, तो ये इवन योगा जो है विश्वकुंभ योगा करण, तो ये इस तरह से पूरा जो है पता चलता है। रियल टाइम चार्ट डिस्प्ले करेंगे तो रियल टाइम चार्ट जो है अब ये आप देख रहे हैं, ये जो है बदल रहा है, स्थिति बदल रही है, ये पूरे सेकंड्स पे ये बदल रहा है इस तरह से। तो किसी भी तारीख के ऊपर आप ऐसे करेंगे तो वो ये डिटेल्स ऐसे आएंगी, ठीक है। और बाकी कौन सा ग्रह कब मार्गी वक्री होगा ये पूरी स्थिति पता चलती है। जैसे जुलाई का महीना है, इसको मैं पिछले महीने जून में ले गया तो इस तरह से। और यदि मैं मान लो 2021 में देखना चाहता हूँ जून का महीना, तो ये पूरी जानकारी यहाँ पर हमें पता चलती है। उसके बाद यही हम जो हैं ज़्यादातर इन्हीं को ही यूज़ करते हैं। और यहाँ पर इसके अलावा यदि हम देखें क्यू कार्ड्स है, तो क्यू कार्ड्स में आपको मालूम है राशि प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया गया है। डिजीज़ बाय ज़ोडिएक साइन, तो हर राशि के अनुसार कौन सी जो है हेल्थ से रिलेटेड इशू, तो वो यहाँ पर देख सकते हैं। प्लैनेट की प्रॉपर्टीज़ पता चलती हैं और राशि प्रॉपर्टीज़ पता चलती हैं। मेष जैसे फेयरी, मूवेबल, मैस्कुलिन, ईस्ट, शॉर्ट स्टेचर, बैरन, तो ये हमें पूरा यहाँ पर पता चलता है। इसके अलावा ग्रहों की उच्चता और नीचता पता चलती है। इसके अलावा यदि यहाँ पे हम देखें हाउसेस सिग्निफाइड बाय इवेंट्स जो हैं, पहले जैसे एक्सीडेंट
तो ये मतलब लगन का उपनक्षत्र 8वें भाव को दर्शा रहा हो, तो इस तरह से। तो ये पूरे यहाँ पे काफ़ी रूल्स भी दिए हुए हैं, जो आप इनको आराम से पढ़कर जो है, कई प्रकार के रूल हैं। तो मतलब ये सॉफ्टवेयर में इस तरह से ये हेल्पफुल है काफ़ी। तो आई थिंक सॉफ्टवेयर के बारे में तो आपको ये जानकारी पता चली। अब जैसा कि हम दूसरे भाव के ऊपर कर रहे थे, यहाँ तक क्लियर है सॉफ्टवेयर के बारे में जो जानकारी दी है? जिनको नहीं मालूम उनको भी अच्छे से पता लग जाए। सर क्लियर। जी सर क्लियर है। और ये सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर यही है ऐसा लग रहा है सर, आपका जो एक्सप्लेनेशन सुना हमने। हाँ, नहीं इस इससे बेहतर कुछ नहीं है ना सर? सॉफ्टवेयर तो देखिए ऐसा है कि ये सबकी पहुंच में आने वाला सॉफ्टवेयर है, पहली बात। सर मैं इस पे ना अपने आप वो कर रही थी, कॉल खोल के देख रही थी, मेरे से सॉफ्टवेयर डिलीट हो गया सर। अब कल देगा वो दोबारा। डिलीट कैसे हो गया? पता नहीं सर क्या है, वो डिल- बार बार ऐसा आ रहा था केपी सर शोर बहुत आ रहा है। हाँ वो केपी में। ठीक है, मैं समझ गया, कोई बात नहीं, वो कल आपका दोबारा इंस्टॉल कर देंगे। हाँ हाँ, वैसे लेकिन वो वैसे कोई भी सॉफ्टवेयर डिलीट तब होता है जब हम प्रोग्राम एंड फीचर्स में जाकर वहां पर जाकर डिलीट करें, अदरवाइज नहीं होता। कैसे हो गया सर? ये होगा आपके कहीं वहां पे सेक्शन में पड़ा होगा, तो कोई बात नहीं, वो कल कर देंगे। तो अभी क्या था, फिलहाल मैंने ओपन ओपन छोड़ दिया सर, वो इस वजह से डिलीट हो गया। ऐसे नहीं डिलीट होता। ऐसे मेरा ये कल कल मैंने शाम को काम कर रहा था, आज शाम को ऑफिस से आकर देखा तो वो हाइबरनेट पर था। जो मैंने खोले हुए थे चार्ट्स वही उसमें चल रहे थे, तो मैंने सोचा सर बार बार एक लाइन आ रही थी कि केपी सॉफ्टवेयर डिलीट करना, ऐसे यस नो पे आ रहा था बार बार, मैं नो करती जा रही थी। कोई बात नहीं, कुछ होगा उसमें, कोई क्लच होगा, वो कल देख लेंगे उसको। होती है ये इसका क्या रोल है? ये भी होती है किसका? भास्करन पद्धति है, इसमें बीच में होती है ना सॉफ्टवेयर में। देखिए भास्करन पद्धति हम करते नहीं। भास्करन पद्धति जिसको आज के दौर में कस्पल इंटरलिंक भी बोलते हैं, कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो आप हर ग्रह को देख रहे हो, कि जैसे हमने ये देखा कि इस जातक का जैसे लगन का उपनक्षत्र चंद्र है, तो चंद्र पहले में स्थित है, पहले का स्वामी है केतु के नक्षत्र में, जो कि चौथे भाव में स्थित है। अब चंद्रमा पहले में स्थित है, पहले का स्वामी है। के भास्करन में यह भी देख लिया जाता है पूरा साथ में कि जो चंद्र है 1 से 12 भावों में 7वें भाव का, और इस तरह से पहले और इसी तरह उप नक्षत्र भी। तो मतलब और उसमें जिस तरह से कस्पल इंटरलिंक के तौर पर उसको, उसमें कई चीज़ें हैं, हम उसको नहीं करते। के भास्करन पद्धति को हम नहीं करते, कस्पल इंटरलिंक को नहीं करते। तो वो यहाँ पर दिया हुआ है। कई और सॉफ्टवेयर जो हैं वहाँ पर अलग अलग जनों की पद्धतियाँ दी हुई हैं। अब इस सॉफ्टवेयर में जैसे 4 स्टेप थ्योरी भी दिया हुआ है, टेबल, और ये के भास्करन भी दिया हुआ है। तो हम के भास्करन जो है यहाँ पे अभी देखा था हमने, लग्न दशा के भास्करन अब यहाँ पे आ रहा है इस तरह से। तो इसको कभी हमने यूज़ नहीं किया ना, इसके बारे में कभी ज़्यादा कहीं पर ब्रीफ देखने में आया है। अभी हम जैसे दूसरे भाव के ऊपर समझ रहे थे, तो आज मैं दूसरे भाव के ऊपर कई और जो पॉइंट्स हैं उनको बताऊं। देखिए दूसरा भाव आपको ये बताया गया था कि दूसरा भाव जो है वो धन का है, दूसरा भाव जो है परिवार वृद्धि का है, दूसरा भाव जो है वो मूवेबल आइटम्स का है। तो इन बातों के लिए जो है दूसरे भाव से संबंधित प्रश्नों को देखा जाता है। अब कई प्रकार के जो हैं प्रश्न कई बार आ जाते हैं कि क्या मुझे, मान लो प्रश्न कुंडली आती है, क्या मुझे जो है धन की प्राप्ति होगी, या मैंने किसी से पैसा लेना है, क्या वो मुझे मिलेगा।
तो दूसरे भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो है 2, 6, 11 भावों का कार्येश हो तो 2, 6, 11 भावों के कार्येश ग्रहों की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में पैसा मिलता है। जैसे इन शॉर्ट यदि देखें तो ये किसी ने प्रश्न जैसे पूछा था और काफ़ी समय पहले कहा है कि किसी को पैसा दिया हुआ था, क्या वो पैसा वापस मिलेगा। तो 14 अक्टूबर 1998 को ये प्रश्न लिया गया था हुरारी नंबर 144 के साथ। तो यदि यहाँ पर हम देखते हैं तो दूसरे भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो है शनि है। अब शनि जो है ये आप ये भी जानते हैं शनि धीमी गति का ग्रह है, धीरे चलने वाला ग्रह है। तो यहाँ पे दूसरे भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो है शनि है और शनि किन भावों को दर्शा रहा है यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो अब ये जैसे 4 स्टेप सिग्निफिकेटर हैं तो यहाँ पे उन भावों को ही लिया जाता है। मैं 4 स्टेप के बारे में भी आपको जानकारी दे देता हूँ साथ के साथ। 4 स्टेप सिग्निफिकेटर्स में उन्हीं भावों को लिया जाता है जो मजबूत फल देने में सक्षम हो, बस जो कमज़ोर फल देने में सक्षम होते हैं उनको नहीं लिया जाता। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं मंगल को, तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि मंगल जो है दशम भाव में स्थित है, 2, 6, 7 का स्वामी है। यहाँ पर मंगल के आगे कोई भाव नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मंगल टेनेंटेड है, इसलिए वो ये मानते हैं कि टेनेंटेड ग्रह जो होता है वो कमज़ोर होता है, इसलिए उसके भावों को नहीं लिया गया। जिस ग्रह के भावों को लिया जाता है वो अनटेनेंटेड होता है। जैसे यहाँ शनि जो है उसके आगे स्टार का निशान है, अनटेनेंटेड है, उसके भावों को लिया हुआ है। शनि की छठे भाव के साथ भाव युति है और शनि और बुध की जो है युति दृष्टि है। तो इस तरह से ये भाव, यानी कि ये सिर्फ मजबूत भावों को दिया जाता है यहाँ पे। अब जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दूसरे भाव का उपनक्षत्र स्वामी शनि है, तो शनि क्या दर्शा रहा है? यहाँ पर शनि दर्शा रहा है छठा भाव, छठे भाव के साथ जो है भाव युति और 12वां भाव परेशानी भी, छठा भाव प्राप्ति भी, और इस तरह से इनको दर्शा रहा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या दर्शा रहा है। तो शनि जो है छठे भाव में स्थित है, 3, 4 का स्वामी है, केतु के नक्षत्र में है, केतु चौथे भाव में स्थित है। और यदि यहाँ पे हम देखते हैं तो केतु जो है कुंभ राशि में है, यानी कि शनि की ही राशि में है, तो वही पुनरावृत्ति हो रही है। और शनि आगे राहु के उपनक्षत्र में है, राहु दशम भाव में स्थित है। और राहु जो है यदि हम देखें सूर्य की राशि में है और सूर्य जो है 11वें भाव में स्थित है। तो 6 और 11 भाव का यहाँ पे है। अगर शो कंसोलिडेटेड करते हैं तो शनि को अब देखिए छठा भाव प्लैनेट लेवल पर, नक्षत्र लेवल पर दूसरा और छठा भाव दे रहा है, उप नक्षत्र पर 2, 6, 10, 11, यहाँ 2, 6, 11। तो दूसरे भाव का उप नक्षत्र स्वामी 2, 6, 10, 11 भावों का कार्येश हो या 2, 6, 11 भावों का कार्येश हो तो जो दिया हुआ धन है वो वापस मिलेगा। तो यहाँ पे इन्होंने प्रश्न पूछा था कि क्या मुझे मेरा जो दिया हुआ पैसा है वापस मिलेगा। दूसरे भाव का उपनक्षत्र स्वामी शनि थोड़ी देरी कर सकता है क्योंकि देरी का प्लैनेट है, लेकिन वो पैसा वापस जो है वो दिलवाएगा। तो कब दिलवा सकता है? 2, 6, 10, 11 भावों के या 2, 6, 11 भावों के कार्येश ग्रहों की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में। तो दूसरे भाव के यहाँ पे आप देख सकते हैं सूर्य केतु मंगल, छठे भाव के कार्येश हैं शनि सूर्य केतु मंगल, और 11वें भाव के कार्येश हैं शुक्र सूर्य चंद्र बुध, 2, 6, 11। तो इनको जो महादशा चल रही थी प्रश्न के समय बुध की, तो बुध 11वें भाव का कार्येश है। और अब यहाँ पर बुध जो है 11वें भाव का कार्येश है और महादशा स्वामी है। तो कितनी अवधि की महादशा है यदि हम देखें, प्रश्न 1998 में पूछा गया और बुध की महादशा 2007, यानी कि लंबी अवधि की। तो सीधी सी बात है कि महादशा स्वामी जो है कार्येश हो तो यहाँ पे वो 2, 6, 11 भावों के कार्येश में है, यानी कि पॉजिटिव है। अंतरदशा चल रही थी चंद्र की, तो चंद्र अंतरदशा चल रही थी। चंद्र को यदि हम देखते हैं तो
चंद्र जो है बुध के नक्षत्र में 11वें भाव को दर्शा रहा है। और इसके अलावा चंद्र का उपनक्षत्र, चंद्र अपने ही उपनक्षत्र में है, तो इसका मतलब यह है कि चंद्र बुध, तो बुध फिर 11वां भाव और साथ में 12वां भी है। तो यहाँ पे बुध की महादशा में, चंद्र की अंतर्दशा में उनको पैसा जो है मिल सकता है। और 14 अक्टूबर 1998 को प्रश्न था, तो यहाँ पे हम यदि देखते हैं तो बुध, चंद्र और 6 नवंबर तक शनि और उसके बाद फिर बुध। तो यहाँ पर 14 अक्टूबर को प्रश्न पूछा गया था, 6 नवंबर तक शनि की प्रत्यंतर दशा। और शनि जैसा कि हमने देखा वो 2, 6, 11 भावों का तीनों के तीनों का पूरी तरह से कॉम्बिनेशन जो है पूरा दे रहा है। तो इनको यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 6 नवंबर तक जब तक शनि की प्रत्यंतर दशा है तब तक जो है पैसा मिलने की उम्मीद है। लेकिन उसी दौरान हमें यह भी देखने की आवश्यकता है कि जो सूक्ष्म दशा है, एक तो राहु की, एक गुरु की। तो राहु जो है यदि हम देखते हैं ये भी 2, 6, 11 का अच्छा कार्येश है, उपनक्षत्र पर भी 2, 6, 10 का। उसके बाद गुरु जो कि 4, 5 ये नेगेटिव है, उपनक्षत्र पर 2, 6, 10 दार है। तो राहु की ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिख रही है। तो बुध चंद्र शनि राहु यानी 26 अक्टूबर तक पैसा जो है मिल जाएगा और उनको लगभग उतने समय में ही पैसा मिला। लेकिन 12वां भाव व्यय आने के कारण कुछ पैसा उनको बाद में देरी में। तो कई बार इस तरह के प्रश्न यदि आए कि क्या मेरा दिया हुआ पैसा वापस मिल सकता है, तो दूसरे भाव के उपनक्षत्र से भी देख सकते हैं। सर ये छठे से भी देखते हैं पैसा प्राप्ति? छठे से वैसे तो देखिए, क्योंकि यदि धन, क्या मुझे मेरा धन वापस मिलेगा, तो लगन से भी दूसरा भाव धन का है। और क्योंकि धन का ही प्रश्न है, दूसरे भाव से भी, छठे भाव के उपनक्षत्र से भी देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि छठा भाव क्या होता है ना कि अगर मान लो कोई काम कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, उसको सैलरी भी मिल रही है या और भी पेमेंट मिलना। हाँ, लेकिन ये तो दिया हुआ पैसा है ना। ठीक है, मतलब ये डिफरेंस है इनमें दोनों में। दिया हुआ धन, मेरा जो धन है मैंने वो दिया है किसी को ऑलरेडी, जो मेरा धन था, यानी मैंने अपने धन भाव को। ये तो पेमेंट लेना जो होता है एक तरह से, थोड़ा सा इसमें ये अंतर होता है कि हमने कोई किसी का काम किया तो उसका पेमेंट मिलना, या हमने कुछ सामान बेचा या कोई सर्विसेज दी तो उसका एक तरह से प्राप्ति, क्योंकि सामने वाले का खर्च होना। ये तो हमने एक अगले को उधार दिया है कि जो धन है अपना वो हमने दिया है। इसलिए दूसरे भाव के उपनक्षत्र से भी इसको ज्यादातर इससे देखते हैं। छठे भाव के उपनक्षत्र से देखें तो छठे भाव का उपनक्षत्र चंद्र है, और चंद्र क्या दर्शा रहा है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब चंद्र देखिए बुध के नक्षत्र में 11वां भाव दर्शा रहा है, तो ठीक है, प्रॉमिस है। और चंद्र टेनेंटेड था, चंद्र बुध, क्योंकि उपनक्षत्र पे तो अकेला नवम भाव कुछ भी नहीं दर्शा रहा, कम्युनिकेशन दर्शा रहा है। तो छठे भाव के साथ भी यदि ऋण जो है ना, हम 6 से भी देखते हैं ना, किसी को पैसा दिया है, लिया है, इस तरह से। ज्यादातर छठा भाव ऋण का जो होता है, कर्जा लेने के लिए हम उसको एक तरह से, तो ये इस तरह से इस उदाहरण को आप समझ सकते हैं। इसके अलावा जो अन्य प्रकार के प्रश्न आते हैं, जैसे मान लीजिए कोई कहता है कि मैं, कई बार ये होता है कि कोई ये प्रश्न पूछता है कि क्या मैं परिवार से अलग होऊंगा। अक्सर ऐसे प्रश्न आते हैं क्योंकि दूसरा भाव देखिए परिवार का भी है। परिवार से अलग होना मतलब कई बार जैसे जॉइंट फैमिली होती है, तो ऐसे में प्रश्न आ जाता है कि क्या
जो हमारी फैमिली है, जो परिवार है, क्या मैं जैसे परिवार में से अलग होना चाहते हैं तो क्या वो अलग होंगे या अलग हो सकते हैं। तो ऐसे में दूसरे भाव का उपनक्षत्र स्वामी, क्योंकि दूसरे का व्यय भाव पहला भाव है, तो दूसरे भाव का उपनक्षत्र स्वामी 1 और 12 पहले और 12वें भाव का कार्येश हो तो ऐसे में जो है परिवार से अलग हो सकते हैं। इसके अलावा कई बार इस प्रकार का भी प्रश्न आता है, अक्सर आप देखते हैं कि कईयों के संतान नहीं हो रही होती तो वो संतान गोद लेने के बारे में सोचते हैं कि क्या संतान गोद ले सकते हैं या गोद ली जाए। तो ऐसे में भी, क्योंकि देखिए संतान गोद यदि लेंगे तो वो भी परिवार में एक मेंबर की वृद्धि होगी। तो दूसरे भाव का उपनक्षत्र स्वामी 2-11 भावों का कार्येश हो, यानी कि दूसरा भाव और 11वां भाव, दूसरा भाव जो है परिवार में वृद्धि और 11वां भाव लाभ। दूसरे भाव का उपनक्षत्र स्वामी 2-11 या 2-4-8-11 भावों का कार्येश हो तो इन्हीं भावों के कार्येश ग्रहों की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में जो है संतान या बच्चा गोद लिया जा सकता है। इसी के अलावा जैसे आपको ये बताया गया था कि दूसरी शादी के लिए दूसरे भाव का उपनक्षत्र स्वामी या नवम भाव का उपनक्षत्र स्वामी दोनों 11 भावों का कार्येश हो तो दूसरी शादी के लिए ऐसा देख सकते हैं। इसके अलावा जिस प्रकार से कई बार ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि जो कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बोलने में दिक्कत होती है या बोलचाल में किसी प्रकार की दिक्कत होती है, तो कईयों को तो कई तुतलाकर बोलते हैं, कई हकलाकर बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि कईयों को बोलचाल में दिक्कत होती है या तो ऐसे में दूसरे भाव को जो है देखा जाता है। यानी कि एक मैंने आपको बताया था कि 6, 8, 12 जो भी लगन को देते हैं वो परेशानी देते हैं। तो दूसरे भाव का उपनक्षत्र स्वामी 6, 8, 12 भावों का कार्येश हो तो 6, 8, 12 भाव जो हैं वो परेशानी देने वाले हैं लगन को। तो दूसरा भाव क्या है? मुख। तो यानी कि जो लगन है उसको मुख के द्वारा परेशानी, तो बोलचाल में दिक्कत, परेशानी, हकलाकर या तुतलाहट, इस प्रकार से। इसके अलावा ये भी ध्यान में, ये भी जो है जैसे गूंगी राशियां जो होती हैं, करक, वृश्चिक और मीन, ये गूंगी राशियां हैं, जल तत्व राशियां जिनको बोला जाता है। तो सभी जल तत्व राशियां जो हैं वो मूक राशियां या गूंगी राशियां बोला जाता है। और वो अगर दूसरे भाव का उपनक्षत्र स्वामी करक, वृश्चिक, मीन से संबंध बना रहा हो या दूसरे भाव में इस प्रकार की राशि हो और साथ ही 6, 8, 12 भावों की कार्येश हो तो ऐसी दिक्कत होती है। इसके अलावा साथ में जो क्रॉस चेक है तीसरे भाव से भी कर सकते हैं, क्योंकि तीसरा भाव जो है वो हमारे कानों का भी इसको लिया जाता है, ENT, तीसरा और 11वां भाव। जैसे आंखें हम देखते हैं दूसरे और 12वें भाव से, तो कान जो है तीसरा और 11वां भाव। तो ENT इसलिए डीफ एंड डम, यानी कि गूंगा और बहरा। तो तीसरे भाव से भी हम क्रॉस चेक कर सकते हैं कि तीसरे भाव का उपनक्षत्र स्वामी भी यदि 6, 8, 12 भावों का दर्शा रहा हो, दूसरे भाव का उपनक्षत्र स्वामी भी 6, 8, 12 भावों को दर्शा रहा हो, और साथ ही मूक राशियां जो कि जल तत्व राशियां हैं, करक, वृश्चिक, मीन, इनके साथ संबंध हो, तो ऐसे जातक को बोलने चालने में किसी ना किसी प्रकार से जो है दिक्कत होगी। तो इसके संबंध में मेरे पास एक बार उदाहरण भी आया था, मैं देखता हूं। सर मैं दूं? एक बच्चा देर से बोल रहा है, अभी नहीं, 2 साल का हो गया, नहीं बोल रहा। वो तो कई बार ये होता है कि बच्चे जो हैं देर से भी बोलते हैं। एक मेरे पास उदाहरण था, 1 मिनट। तो आप ये देख सकते हैं कि ये एक चार्ट है, एक उदाहरण है, जिनका 5 जनवरी 1967 शाम के 5:07 सूरत का जन्म, और ये बधिर हैं। और मैंने ये आपको बताया था कि दूसरे भाव में करक, वृश्चिक, मीन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूसरे भाव में जो है करक राशि है,
और इसके अलावा दूसरे भाव और लगन का उपनक्षत्र स्वामी राहु है। जो राहु है वो हम देखते हैं किन भावों को दर्शा रहा है, 6, 8, 12 जो है नेगेटिव भावों को दर्शाते हैं, मतलब वो लगन को उस तरह से तकलीफ देने वाला समझ सकते हैं। तो यहाँ पे राहु यदि हम देख रहे हैं शुक्र के नक्षत्र में 5, 8, 12, तो 8, 12 और राहु स्वयं छठा भाव भी दे रहा है उपनक्षत्र पर भी, तो 6, 8, 12 का पूरा कॉम्बिनेशन है। अब देखिए लगन का उपनक्षत्र स्वामी राहु है जो कि छठे भाव का कार्येश है, 8वें और 12वें भाव का भी कार्येश है, उपनक्षत्र पर भी छठा भाव, तो ये हेल्थ से रिलेटेड इशू को दर्शाता है। दूसरे भाव का उपनक्षत्र स्वामी राहु है और वो भी उन्हीं भावों को दर्शा रहा है। राहु शुक्र के नक्षत्र में है और शुक्र जो है यदि हम देख रहे हैं तो 5, 8, 12 इन भावों को। तो यहां पर लगन का उपनक्षत्र स्वामी राहु, छठा भाव रोग को, और छठे भाव का उपनक्षत्र भी हम देख लेते हैं। छठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी है बुध, और बुध जो है वो भी शुक्र के नक्षत्र में 8, 12 भावों को दर्शा रहा है, और शुक्र के ही उपनक्षत्र में 8, 12 भावों को। तो लगन से शरीर और छठे भाव से रोग, और लगन का उपनक्षत्र स्वामी राहु और छठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी बुध, और बुध जो है यदि हम देखें वो लगन का स्वामी भी है क्योंकि मिथुन लगन की ये कुंडली है। और इसके अलावा यहाँ पर यदि हम ये देखते हैं, क्योंकि लगन का स्वामी बुध जो है द्विस्वभावी ये कुंडली है, दूसरा और 7वां भाव जो हैं वो मारक बाधक हैं, 7वां तो मारक भी है बाधक भी है। लगन का स्वामी जो बुध है यहाँ पर भी 7वें भाव में है, तो ऑक्यूपेंट भी 7वें हाउस का ही है। तो बुध जो है यहाँ पर, और इसके ऊपर देखिए शनि की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, शनि की दशम दृष्टि, मंगल की चौथी दृष्टि। तो लगन स्वामी भी पीड़ित है, लगन भी पीड़ित है, और चंद्र के ऊपर भी राहु की हम दृष्टि कह सकते हैं जो कि दूसरे भाव का स्वामी है। और वैसे भी लगन और दूसरे भाव का उपनक्षत्र राहु वो भी हमने देखा जो है, तो साफ तौर पर इनके जो है ये प्रॉब्लम डीफ एंड डम की, ये यहाँ पर इसको हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये आ रही है। अक्सर हमने ये देखा है कि दूसरा भाव या उसमें स्थित ग्रह या लगन जब ये पीड़ित होते हैं या तब किसी ना किसी प्रकार से वाणी में किसी ना किसी प्रकार से दिक्कत जो है वो दिखाई देती है। मेरे पास एक और चार्ट जो मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे मैं जो 2 जुड़वा भाई इनकी मैं कुंडली बना रहा हूँ। तीस मार्च 1999 यानी कि 30th of March 1989 और 2:30 अर्ली आवर, और प्लेस कांदीवली मुंबई। और इसमें भी मैं आपको बताता हूँ कि कांदीवली मुंबई यहाँ पर महाराष्ट्र
कांदीवली, कांदीवली यही आएगा। अब देखिए जैसे ये 30 मार्च 1999 2:30 अर्ली ओवर, और इनका जो छोटा भाई है उसका जन्म 2:37 अर्ली ओवर में हुआ, तो 7 मिनट का अंतर। और मैंने जब ये दोनों चार्ट देखे थे तो मैंने उनसे ये पूछा था कि क्या छोटे भाई को ये दिक्कत है, यानी कि 2:37 पर जिनका जन्म हुआ, क्या उनको ये दिक्कत है? तो उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल, छोटे भाई को ही दिक्कत है। तो ये किस प्रकार से आपने देखा, तो मैं यहाँ पे ये क्रिएट चार्ट कर रहा हूँ। तो उस समय एक तो जो बड़े भाई के लगन के को रूलिंग जो हैं शनि, सूर्य, शुक्र, और यदि अब यहाँ पे हमें देखिए कि 2:37 बजे यदि देखें तो लगन के को रूलिंग क्या बनते हैं, शनि, चंद्र, मंगल, ठीक है। और यदि ये हम देखते हैं तो ये मकर लगन की कुंडली है, यानी कि चर लगन है। तो इसका बाधक का स्वामी कौन है? मंगल। चर लगन वालों का बाधक भाव 11वां भाव होता है, उसका स्वामी यहाँ पे वृश्चिक आ गई ना, उसका स्वामी मंगल। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि मंगल जो 2:37 पर जिसका जन्म हुआ है उसके लगन का उपनक्षत्र स्वामी मंगल बन रहा है, बाधक। और जिसका 2:30 अर्ली ओवर में जन्म हुआ है उसका लगन का उपनक्षत्र बन रहा है शुक्र, ठीक है। तो इसमें बाधक रोल प्ले करता है सर? नहीं, मैं बता रहा हूं अभी। अब देखिए यहां पर यदि हम देखें कि जब मैंने ये दोनों चार्ट्स को मैंने जब स्टडी किया, क्योंकि एक का तो लगन का उपनक्षत्र मंगल बना और बाधक भाव का स्वामी जो है वो मंगल है, जो कि वृषभ राशि में, यानी कि काल पुरुष कुंडली में 2 नंबर की राशि बनती है उसमें, ठीक है। और मंगल की यदि हम यहां पर ये देखें 1 2 3 4 चौथी, अब यहाँ पे क्योंकि जब मैंने इसको एनालिसिस किया था मंगल जो है यहाँ पर 5वें भाव में है और इसमें मंगल की चौथी युति दृष्टि जो है वो अष्टम भाव के ऊपर। अब ये एक चीज को समझिए जरा, क्यों मैं ये बात कर रहा हूं। लगन का उपनक्षत्र स्वामी मंगल, मैं 2:37 का चार्ट बनाता हूं तब ज्यादा आपको सही से पता चलेगा। अब लगन का उपनक्षत्र स्वामी मंगल है, ठीक है। दूसरे भाव का उपनक्षत्र स्वामी सूर्य है। अब इसको आप देखिए जरा कि लगन का उपनक्षत्र स्वामी जो मंगल है मंगल यहाँ पे चौथे भाव में स्थित है, 4-11 का स्वामी है चंद्र के नक्षत्र में। चंद्र जो है 11वें भाव में स्थित है, 7 का स्वामी है। और मंगल आगे शनि के उपनक्षत्र में है जो 12वें भाव में स्थित है, 1-2 का स्वामी है। अब 11वां भाव यहां पर क्या हुआ, 11वां भाव तो बाधक भाव हुआ। मंगल क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड हम देख रहे हैं, और लगन का उपनक्षत्र मंगल जो कि बाधकेश भी है, और उसकी युति दृष्टि जो है अष्टम भाव के ऊपर आ रही है। अब यदि यहां पे मैं 4 स्टेप का टेबल खोलता हूं तो वहां पे क्या 8वां भाव जुड़ रहा है,
8वां भाव यहाँ पर ये जुड़ रहा है। हालांकि हम यदि देखते हैं कि मंगल की चौथी दृष्टि जो है अष्टम भाव के ऊपर आ रही है, मंगल स्वयं 17 डिग्री पर है और 8वां भाव है वो भी सिंह 17 डिग्री पर है। तो यानी कि यहाँ पर अब मंगल का इक्वेशन जो कि यहाँ पे हमें सिर्फ 12वां भाव दर्शा रहा है, 8वां भाव भी जुड़ता है क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर है। तो ब्रैकेट में हम अष्टम भाव लिख सकते हैं और मंगल की सूर्य से कन्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि मंगल की 7वीं दृष्टि तो 11वें भाव पर हुई। अष्टम दृष्टि शनि और चंद्र, शनि और चंद्र। तो शनि दूसरे भाव का स्वामी है और दूसरे भाव में राहु भी है। यहां पर लगन का उपनक्षत्र भर होने से ही मंगल जो है छोटे भाई को दिक्कत देता दिखाई दे रहा है क्योंकि वो बाधकेश भी है। अब यही यदि हम ये चार्ट बड़े भाई का लें जिसका 2:30 पर जन्म हुआ, तो यहां पर अब आप यदि देखें तो लगन का उपनक्षत्र शुक्र है। शुक्र जो है पंचम भाव का स्वामी है। 5वां भाव तो रिकवरी का हो गया, एक तरह से लाभ का ही हुआ ना। तो इसलिए दोनों भाइयों में जो दिक्कत थी वो छोटे भाई को दिख रही थी। और यदि हम देखें कि वो देखने में और बोलने में पूरी तरह से उसको दिक्कत थी। इसका जो पूरा विश्लेषण है वो मैं जो हमारा ग्रुप है उसमें मैं दे देता हूँ क्योंकि वो मेरा लिखा हुआ है, एनालिसिस किया हुआ है, तो उसको आप एक बार ज़रूर स्टडी कर सकते हैं क्योंकि फिर दोनों चार्ट आप स्टडी करेंगे तभी आपको उसमें ज़्यादा सही पता चलेगा। सीधी सी बात है कि जो 2 बच्चों के बारे में पूछा गया था, बड़े बच्चे का लगन का उपनक्षत्र फिर भी ठीक था, लेकिन जो छोटा जिसका 2:37 का जन्म था उसमें लगन का उपनक्षत्र मंगल जो कि बाधक का स्वामी था और उसकी अष्टम भाव के साथ भी स्थिति बन रही थी और उसकी शनि चंद्र के साथ भी स्थिति बन रही थी 12वां भाव। तो ये इसके अलावा यदि हम देखते हैं कि शनि पीड़ित है तो राहु भी शनि की राशि में है जो कि दूसरा भाव है। तो इस बच्चे में जो है छोटे वाले में ज़्यादा दिक्कत दिखाई दे रही थी, इसलिए उनको बोला गया कि जो छोटा भाई है उसको ये दिक्कत है और उन्होंने उत्तर दिया था जी हाँ बिल्कुल छोटे को ही दिक्कत है। तो इसका मैं पूरा विश्लेषण जो है आपको भेज रहा हूँ ग्रुप में, इसको आप समझिए देखिए। तो ये मैंने पूरा उदाहरण आप भेज दिया है, इसको आप आराम से विश्लेषण करें, देखें। क्या सर इसको बिल्कुल ही नहीं दिख रहा? जी, जन्म से ही दृष्टिहीन। अब देखिए ये तो वहां पर पूछा गया था, तब मैंने विश्लेषण करके उनको बताया था कि छोटे भाई को ये दिक्कत है, तो उन्होंने पूछा था जी हाँ इस पर आप प्रकाश डालिए, तो मैंने फिर विश्लेषण करके बताया था। और ये आप देखिए कि 2 सितंबर 2018 को देखा था मैंने, कई इसको भी अब कुछ साल हो चुके हैं। तो बाद में फिर दोबारा फीडबैक कई बार नहीं भी आते, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, इस उदाहरण से समझ सकते हैं। तो अभी मैं तो इस तरह से दूसरे भाव के ऊपर हमने कई उदाहरणों को समझा भी है। और तो इस विषय पर थोड़ा सा बताइए कि वो दूसरे भाव से देखा जाएगा या कैसे, क्या कहते? देखिए जो सबसे पहले तो वो हम देखते हैं जैसे पंचम भाव जो होता है, क्योंकि पंचम भाव गर्भ का हो गया, जी। तो
ऐसी स्थिति होती है कि कईयों के जैसे प्रेगनेंसी नहीं होती या संतान होने में दिक्कत होती है या कई वर्ष गुजर जाते हैं संतान नहीं होती, तो ऐसे में पंचम भाव में मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, बांझ राशियां जो हैं, यदि वो हों और साथ ही पंचम भाव का उपनक्षत्र पहले, चौथे यानी कि 2, 5, 11 इनके व्यय भाव पहला, चौथा, दशम या साथ ही 8, 12 इनका यदि कारेश हो तो फिर संतान होने में दिक्कत होती है। इसके अलावा पंचम भाव का उपनक्षत्र यदि मंगल और केतु के साथ संबंध बनाता है तो वहां पर मिस कैरेज जो होते हैं या एबॉर्शन वगैरह होना या मिस कैरेज होना इस तरह की, क्योंकि पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी यदि मंगल हो, केतु हो या ऐसा ग्रह हो जो मंगल या केतु के नक्षत्र में हो और साथ ही संतान विरोधी भावों का कारेश हो, मेष, मिथुन, सिंह, कन्या इन राशियों यानी बांझ राशियों से जुड़ा हो, तब संतान होने में दिक्कत परेशानी। और यदि मान लो ऐसी दिक्कत परेशानी हो साथ में पॉजिटिव हाउस भी जुड़ रहे हो, जैसे 2, 5, 11 नेगेटिव भी जुड़ रहे हो, मंगल केतु भी जुड़ रहे हो, साथ में 2, 5, 11 भी, तो हम ये कह सकते हैं कि नेगेटिव के साथ साथ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है। तो ऐसे में फिर हम कहते हैं कि आईवीएफ टेक्नोलॉजी या प्रॉपर डॉक्टर की सहायता, गायनी सहायता ली जा सकती है। जी। तो ऐसे उदाहरण पंचम भाव को जब हम करेंगे तो कुछ उदाहरण हैं जिसमें इस तरह से बताया गया था और उनके बाद में संतान भी हुई, तो उनको हम करेंगे। अभी फिलहाल दूसरा भाव किया है, अब हम कल मैं तीसरे भाव के विषय पर पूरी जानकारी भेजूंगा और फिर तीसरे भाव से संबंधित आगे हम विषय को करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। गुड नाइट।